हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बोर्ड पेपर में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जो हाई स्कूल के पेपर में 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन आता जरूर है। तो ये टॉपिक होता है रीऑर्डरिंग का। लेकिन अब इस सेंटेंस को ऑप्शनल क्वेश्चन OMR पे भी दे सकते हैं, लेकिन रूल यही रहेगा बनाने का। आप उसको रूल को जान लेंगे, सिस्टम को जान लेंगे तो आप हर जगह रीऑर्डरिंग को बना सकते हैं, चाहे वो बनाने को आ जाए, चाहे ऑप्शनल में पहचानने को आ जाए। जैसा कि ये सेंटेंस हमने 3 एग्जाम्पल दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। हर मेक्स शी टी फॉर फैमिली, इंग्लिश टीच ही टू स्कूल वेंट टू। यहाँ मार्केट गोइंग ही टू इज बाय फ्रूट टू। इसमें रीऑर्डरिंग में करना क्या होता है, रीऑर्डरिंग में शब्दों को सीरियल से स्टेप बाय स्टेप लगाना रीऑर्डरिंग कहलाता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, जो भी चीज़ें हों उसमें से उनको स्टेप बाय स्टेप लगाना रीऑर्डरिंग कहलाता है। तो इसको हम कैसे पहचान पाएँ कि हमारे सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट कहाँ होता है, कैसे पहचान पाएँ? हमने आपको शुरू में हाउ टू मेक सेंटेंस में बताया था कि सेंटेंस को बनाते समय हमारे सेंटेंस में 6 चीज़ें जनरली होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब। इनको हम हिंदी के सेंटेंस में कैसे कैसे ढूंढते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये हमने आपको बताया था। अगर आपने हमारे उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, उस पर आप जाकर हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। उस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस को, सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसे भी हो, हर प्रकार के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। इसलिए उस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ हिंदी में बताया गया था, यहाँ इंग्लिश की बात है। इसमें सारे शब्द इधर उधर है, इसमें हमको नहीं पता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। हिंदी में बताया गया था जो शब्द सबसे लास्ट में लिखा हो वही शब्द वर्ब होता है, और वो वर्ब ही हमको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को ढूंढना बताता है। कैसे, वो हमने आपको उसमें बताया था। लेकिन अब यहाँ हम कैसे वर्ब को पहचाने? यहाँ पर वर्ब को पहचानने का 2 तरीका, ध्यान दीजिएगा, 2 तरीका। पहला कि किसी भी सेंटेंस की रीऑर्डरिंग करनी है तो सबसे पहले आप उसमें टू बी की क्रिया को ढूंढेंगे। टू बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब को। जैसा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये है टू बी की क्रिया, इसमें इज है। तो सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें टू बी क्रिया ना हो, एक जिसमें टू बी क्रिया हो। तो जिसमें टू बी क्रिया नहीं है पहले हम उस पर आते हैं। अगर टू बी की क्रिया नहीं है तो समझ लीजिए या तो उसमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म या तो सेकंड फॉर्म वाली क्रिया आपकी मेन क्रिया है, या तो फर्स्ट फॉर्म वाली या तो सेकंड फॉर्म वाली क्रिया आपकी मेन क्रिया है। जैसे इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में केवल एक ही क्रिया है, ये मेक्स, और दूसरी कोई क्रिया नहीं है। इसमें भी टू बी की क्रिया नहीं है, लेकिन इसमें 2 क्रिया हैं, एक ये है टीच और एक ये है वेंट। टीच और वेंट, इसमें 2 क्रिया है। अगर टू बी की क्रिया नहीं है सेंटेंस में और 2 क्रिया, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, 2 क्रिया है, वेंट सेकंड फॉर्म है, टीच फर्स्ट फॉर्म है, तो हम सेकंड फॉर्म वाली क्रिया को अपनी मेन क्रिया मानेंगे। यहाँ हमारी ये वेंट क्रिया मेन क्रिया होगी, और यहाँ एक ही क्रिया है तो यही क्रिया हमारी मेन क्रिया होगी। तो वर्ब हमको मिल गया। अब वर्ब भी हमें सबको बता देता है। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, तो पहले इस वर्ब से ढूंढने के लिए सब्जेक्ट से पूछेंगे कौन। मेक्स भी बनाता है या बनाती है, तो कौन बनाता है या बनाती है? देखिए, या तो किसी का नाम लिखा होगा, किसी का नाम नहीं लिखा है। अगर किसी का नाम नहीं लिखा है तो उसका प्रोनाउन लिखा होगा, ही या शी या आई, वी, यू, जो भी हो। तो इसमें कौन है? इसमें सी है। तो सी चूंकि हमारा सब्जेक्टिव केस भी है, तो अगर सब्जेक्टिव केस कहीं प्रोनाउन लिखा हो तब भी हम समझ सकते हैं अपने आप कि ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ आंसर में सी को हम पहले लिख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को हमें पहले लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब भी हमारा ये है, मेक्स वर्ब हुआ। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट 1 लिखना होता है। ऑब्जेक्ट 1 को ढूंढने के लिए हम पूछते हैं इसी वर्ब से पूछेंगे क्या बनाती है, क्या बनाती है? टी, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट 1, टी है चाय। बचा क्या इसमें? हर, फॉर और फैमिली। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन पहले आएगा, फॉर, हर और फैमिली। ये सारे सिस्टम हम आपको हाउ टू मेक सेंटेंस, मतलब बड़े से बड़े सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उस वाले वीडियो हमने दिया है। तो यहां आपका बचा फॉर, हर, फैमिली।
फॉर हर फैमिली। अब यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। जिसमें दो क्रिया है, हमने बताया था इसमें ये सेकंड फॉर्म वाली वर्ब हमारी मेन वर्ब होती है। वेंट मीन्स जाना का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, गो की इंग्लिश होती है जाना मतलब जाता, सेकंड फॉर्म है तो जाता था या गया भी कह सकते हैं, गया या गई। कौन गया, किसी का नाम लिखा होगा, अगर किसी का नाम नहीं लिखा है, यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है तो कोई प्रोनाउन हमारा वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे ये ही लिखा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा ही हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, ये वर्ब में मिल गया ही वेंट। और गो एक ऐसी क्रिया है कि जिसके बाद कोई स्थान आता है और उस स्थान को लिखने से पहले हम टू भी लिखते हैं। तो ये टू दो दो बार लिखा है, तो एक टू को किसी को भी मान के हम यहाँ लिख सकते हैं और किसी न किसी प्लेस को वहाँ लिखा गया होगा। तो देखिए कोई प्लेस का नाम है, ये है स्कूल, तो स्कूल हमारा यहाँ पर आ गया स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। अब बचा क्या, इंग्लिश, टीच और टू। तो स्कूल गए हैं तो किसी काम के लिए तो गए होंगे ना, क्या करने, पढ़ाने। पढ़ाने में ना आता है, या यूं कह सकते हैं कि जब एक क्रिया एक बार आ जाती है और दोबारा को जब कोई क्रिया आनी होती है तो वो क्रिया का नाउन का रूप हो जाता है। नाउन के चैप्टर को हमने आपको पढ़ाया है वर्बल नाउन, जिसमें क्रिया दो प्रकार की होती है, जेरेंड और इन्फिनेटिव। हमने बताया था जब कोई क्रिया जेरेंड या इन्फिनेटिव बन जाए तो वो क्रिया नहीं रह जाती, तब हम उसमें या तो आईएनजी लगा के इंग्लिश बनाते हैं या तो टू। तो यहाँ इसमें आईएनजी नहीं लगा है तो जाहिर सी बात है इसमें टू लगेगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे टू टीच। और इस टीच का ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको लास्ट में लिख देंगे इंग्लिश। ये तो ये दो सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस थे जिसमें टू बी की क्रिया नहीं थी। अब आते हैं यहाँ जिसमें टू बी की क्रिया है। अगर टू बी की क्रिया हो तो ध्यान दीजिए कि ये टू बी की क्रिया पहले रूप की है या दूसरे रूप की है। अगर पहले रूप की क्रिया है, पहले रूप की क्रिया इज, एम, आर और उसका सेकंड फॉर्म वाज, वर होता है। या तो दूसरे रूप की क्रिया, दूसरे रूप की क्रिया हैज और हैव होता है। तो याद रखिए पहले रूप की क्रिया के साथ हमेशा क्रिया का इंग फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म आता है। और अगर दूसरे रूप की क्रिया हैज, हैव, हैड हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इसमें पहले रूप की क्रिया लिखी है तो इंग फॉर्म वाली हमारी मेन क्रिया होगी, जैसे कि यहाँ इंग फॉर्म लिखी है, ये हमारी मेन क्रिया है। लेकिन कभी कभी फ्यूचर टेंस भी हो जाता है, फ्यूचर विल या शाल लिखा होता है। तो याद रखिए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में अगर केवल विल लिखा हो तो वो इंडेफिनिट होता है, तब वहाँ फर्स्ट फॉर्म की क्रिया आएगी। या यूं कह सकते हैं कि अगर विल भी लिखा हो और मेन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो तो समझ जाओ इंडेफिनिट है, तो विल और वो क्रिया हमारी हो जाएगी। लेकिन अगर फ्यूचर में आईएनजी वाली क्रिया कहीं दिखती है तो समझ जाओ फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है, तब फ्यूचर में विल के साथ बी भी आएगा। और अगर विल शैल के साथ किसी क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा हो तो समझ जाओ परफेक्ट टेंस है, तब उसके साथ हैव भी रहेगा तो विल हैव हो जाएगा, विल हैव थर्ड फॉर्म। और विल बी और इंग फॉर्म, और बी या हैव ना लिखा हो तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो विल और फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आते हैं, हमको चूंकि वर्ब मिल गया है, इज गोइंग जा रहा है, तो कौन जा रहा है, कौन, सब्जेक्ट के लिए पूछते हैं कौन। किसी का नाम ढूंढेंगे, अगर नाम नहीं है तो कोई प्रोनाउन होगा, नाम किसी का नहीं, यहाँ प्रोनाउन ही है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ही। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया इज और गोइंग, ही इज गोइंग। अब गो के बाद जैसा कि अभी बताया गया था टू जरूर आता है, और टू के बाद किसी प्लेस का नाम आएगा, तो कौन सा प्लेस, मार्केट। तो यहाँ मार्केट लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है मार्केट। अब मार्केट गए हैं तो कोई ना कोई चीज़ खरीदने या बेचने गए होंगे। देखिए खरीदने या बेचने का नाम दिया गया, ये दिया गया बाई। लेकिन जैसा कि अभी यहाँ ऊपर बताया गया कि जब एक क्रिया एक बार आ जाए तो दूसरी क्रिया से पहले या तो टू आएगा या तो उसमें आईएनजी आए। तो देखिए और कोई इंग फॉर्म वाली क्रिया लिखी है, नहीं लिखी है, मतलब इस क्रिया कहाँ गया, इस क्रिया से पहले टू आएगा। जैसा कि एक टू और यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पहले फिर टू लगाएंगे और फिर लिखेंगे बी यू बाई, और इस बाई क्रिया का ये ऑब्जेक्ट है फ्रूट, बाई फ्रूट। ये क्रिया कोई भी रूप में आए हो, चाहे जीरण के रूप में, चाहे इन्फिनेटिव के रूप में, चाहे मेन वर्ब के रूप में, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, चाहे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, हर क्रिया का ऑब्जेक्ट जरूर हो सकता है। जैसे इस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इस क्रिया का ऑब्जेक्ट फ्रूट है। तो इस तरह हमारा रीऑर्डरिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है वेरी इजली। तो इस रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन हमारे 10th के बोर्ड पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही ईजी है। और अगर एक बार में समझ में ना आए तो रिपीट करके एक बार और देखिए इस वीडियो को, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएंगी बिना डटे हुए। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। और
हमारे आगे आने वाले वीडियो को के नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।